हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग टाक जालोर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है पादप जल संबंध। चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेसन। और जो पहला टॉपिक आने वाला है उस टॉपिक का नाम है विसरण। पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विसरण। सबसे पहले तो आपको विसरण की परिभाषा पता होनी चाहिए कि विसरण की परिभाषा क्या होती है। चलिए इसकी एक साधारण सी परिभाषा देखते हैं। विसरण का मतलब होता है किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। किसी पदार्थ के अणुओं का, किसी पदार्थ का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल से इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल आता है वो है अगरबत्ती का जो धुआं होता है वह। किसी कमरे के अंदर, मान लीजिए ये कोई कमरा है और किसी कमरे के कोने के अंदर आप अगरबत्ती लगा दीजिए। अगरबत्ती का जो धुआं होता है वह अपनी अधिक सांद्रता से, यानी जिस कोने में आपने अगरबत्ती लगाई है उस कोने के अंदर निकलने वाला जो धुआं होगा अगरबत्ती से, उसकी सांद्रता उस कोने में क्या होगी, अधिक होगी। तो अगरबत्ती के चारों ओर जो गैस होगी या अगरबत्ती का धुआं होगा उसकी सांद्रता अधिक होगी और ये जो धुआं होगा ये कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है, जिसके कारण से वह अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम के अंदर या पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अगरबत्ती का धुआं होता है वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, विसरण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है कॉपर सल्फेट का। लैब के अंदर आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा, नीले रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। इस कॉपर सल्फेट को आप लेकर पानी के एक गिलास के अंदर घोलने की कोशिश कीजिए। ये जब घुलता है तो पूरे पानी का जो रंग होता है वह भी नीला हो जाता है। कहने का मतलब जो ठोस पदार्थ के अणु थे वह भी पानी के अंदर क्या हो गए, फैल गए, उसका भी क्या हो गया, विसरण हो गया, जिसके कारण से जो पानी का रंग था वो भी क्या हो गया, नीला हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको विसरण के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कोई अमोनिया है, अमोनिया की बोतल को आप लीजिए, उसका ढक्कन खोल के रूम में उसको रख दीजिए तो अमोनिया की जो गंध होती है वो पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है। इस प्रकार से विसरण की क्रिया के अंदर साधारण सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसी भी पदार्थ की सांद्रता अधिक होने पर वह कम सांद्रता की ओर गमन करता है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, विसरण के नाम से जानते हैं। सेकंड जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है स्वतंत्र विसरण। सेकंड जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ होता है, अगर वो किसी तंत्र के अंदर उपस्थित है तो उसका जो विसरण होता है वो केवल उसी पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा पदार्थ उस तंत्र के अंदर उपस्थित है तो उन पदार्थों का विसरित हो रहे पदार्थ पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यह परिभाषा बड़ी ही अटपटी सी है, लेकिन इसको एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझना जाए तो आपको यह बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। स्वतंत्र विसरण की एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए कोई पत्ती है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है, जल भी उपस्थित है। तो स्वतंत्र विसरण की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र विसरण की परिभाषा है कि अगर किसी तंत्र के अंदर उपस्थित पदार्थों का जो विसरण होता है, जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का जो विसरण होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि ऑक्सीजन की सांद्रता के ऊपर ही क्या करता है, निर्भर करता है। अगर पत्ती के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो यह पत्ती से बाहर निकल जाएगी। अगर पत्ती के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है वह पत्ती के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार विसरण की क्रिया तो हो रही है। विसरण की क्रिया के अंदर पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र विसरण के अंदर जो पदार्थ होता है उसकी सांद्रता द्वारा ही
केवल उस पदार्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। अन्य कोई पदार्थ अगर किसी तंत्र के अंदर उपस्थित है तो विसरण की क्रिया का उस पदार्थ के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अंतर या फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। कारक सबसे पहला जो कारक आता है वो है तापमान या टेम्परेचर। इसके अंदर आपको केवल एक लाइन याद रखनी है कि विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर होती है वह समानुपाती होती है किसके? तापमान के। ये लाइन केवल याद रखनी है। यानी तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो विसरण की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। और तापमान को अगर घटा दिया जाए तो विसरण की दर भी क्या हो जाती है? घट जाती है। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्रिया होती है। पानी के 2 गिलास ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अंतर रखेंगे, इसके अंदर गर्म पानी लेंगे और एक के अंदर ठंडा पानी लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों गिलास के अंदर 2-2 चम्मच आप शक्कर की डाल दीजिए। शक्कर, इसमें भी शक्कर डाल दीजिए। ठीक है, अंतर केवल इतना सा है कि यह पानी है वो गर्म है और ये वाला पानी कैसा है? ठंडा है। अब थोड़ा सा आप खुद अनुमान लगाकर देखिए कि कौन से गिलास में उपस्थित जो शक्कर होगी वो पहले घुल जाएगी। मुझे लगता है आपका आंसर होगा कि जिस गिलास का पानी गर्म है उसकी शक्कर जल्दी घुल जाती है। कारण क्या है? ये, यानी विसरण की दर क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। किस कारण से हो रही है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है। तो तापमान बढ़ने पर मैंने आपको पहले बता दिया कि तापमान अगर बढ़ता है तो विसरण की जो दर होती है वो भी क्या करती है? बढ़ती है। लेकिन तापमान अगर कम होता है तो विसरण की दर भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस प्रकार जो तापमान होता है वो विसरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा जो इसके अंदर कारक आ रहा है वो है पदार्थ का घनत्व। दूसरा जो कारक आ रहा है वो है घनत्व, पदार्थ का घनत्व। पदार्थ के घनत्व के अंदर सिंगल लाइन आप याद रखेंगे कि जो विसरण की दर होती है, विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? पदार्थ के घनत्व के। अर्थात अगर पदार्थ का घनत्व अगर बढ़ता है तो विसरण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पदार्थ का घनत्व अगर कम होता है तो विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पता होना चाहिए आपको कि घनत्व क्या होता है। दरअसल घनत्व किसी निश्चित स्थान में पाए जाने वाले पदार्थ के अणुओं की संख्या ही होती है। यानी कोई इसी निश्चित स्थान के अंदर अगर अणुओं की संख्या अधिक होगी तो उसका घनत्व अधिक होगा। अगर किसी निश्चित स्थान के अंदर अणुओं की संख्या कम होती है तो उसका घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल किसी प्रकार के एग्जाम्पल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने मार्केट के अंदर शक्कर की एक बोल आती है जिसको पानी के अंदर घोल के काम में लिया जाता है। तो एक आप शक्कर की बोल ले लीजिए और एक इसी प्रकार की या उसी आकार की एक लोहे की गेंद ले लीजिए, लोहे की बोल ले लीजिए। ठीक है, दोनों को पानी के अंदर डुबा दीजिए। ठीक, कौन सी जल्दी घुल जाएगी? आंसर यही होगा, शक्कर की जो गेंद होती है वो आसानी से घुल जाती है, जबकि लोहे की गेंद नहीं घुल पाती। क्या कभी नहीं घुल पाएगी? घुल तो पाएगी लेकिन उसको टाइम लगेगा, काफी लॉन्ग टाइम या काफी समय बाद में, कई सालों लग जाएंगे इस लोहे की गेंद को इसके अंदर घुलने में। कारण क्या है? दरअसल जो लोहे की गेंद होती है उसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण से इसके अंदर विसरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि जो शक्कर होती है उसके अंदर जो घनत्व होता है वो क्या होता है? उसका बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर विसरण की दर क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से जो घनत्व होता है पदार्थ का
वह विसरण की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसी के साथ में अगर एक चीज जोड़ दी जाए कि जो विसरण की दर होती है, वह व्युत्क्रमानुपाती होती है अणुओं के आकार के, मतलब अणुओं का आकार अगर कैसा होगा, बड़ा होगा, अगर अणुओं का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, तो विसरण की दर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अणुओं का आकार कैसा होगा, छोटा होता है, अणुओं का आकार छोटा होता है, तो विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। इसको अगर कॉमन एग्जांपल के रूप में देखें तो 2 गिलास के अंदर पानी ले लीजिए, 2 गिलास और दोनों गिलास के अंदर पानी ले लीजिए। एक गिलास के अंदर तो आप जो दानेदार शक्कर आती है उसको डाल दीजिए और दूसरे गिलास के अंदर उसी शक्कर को पीस के डाल दीजिए, 2-2 चम्मच। अब आप बताइए, एक के अंदर दानेदार शक्कर डाली है मैंने पानी के अंदर और दूसरे के अंदर मैंने पीसी हुई शक्कर डाली है, तो कौन सी शक्कर पहले घुल जाएगी इसके अंदर? तो मुझे लगता है आपका आंसर होगा कि जो पीसी हुई शक्कर होती है वो जल्दी घुल जाती है। कारण क्या होता है? मटेरियल सेम है, लेकिन जो अणुओं की जो आकार है केवल उसका अंतर है। इसके अंदर हमने बारीक पाउडर या छोटे आकार के अणुओं का इस्तेमाल किया और इसके अंदर बड़े आकार के अणुओं का इस्तेमाल किया है। तो आकार छोटा होने पर, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अणुओं का आकार कैसा है, अगर छोटा है तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाती है। इस प्रकार से आकार भी विसरण की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है उसका नाम है दाब। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है उसका नाम है दाब। एक सिंगल लाइन याद रखनी है कि विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर समानुपाती होती है किसके, दाब के। पता चल गया होगा आपको, यानी दाब बढ़ा तो विसरण की दर क्या होगी, बढ़ती है, और दाब घटा तो विसरण की दर भी क्या होती है, घट जाती है। एक कॉमन एग्जांपल अगर इन दोनों का ले हम, तो अगर रूम स्प्रे आपने देखा हो या परफ्यूम आपने देखा हो, तो उसके अंदर जो गैसें होती है वो दाब से भरी हुई रहती है। तो थोड़ा सा आपने उसका बटन दबाया तो जो गैसें होती है बहुत ज्यादा तीव्रता से बाहर निकलती है। किस कारण से निकलती है? क्योंकि उसके अंदर क्या उपस्थित है, दाब उपस्थित। दाब उपस्थित हो जाने के कारण से उसके अंदर जो विसरण की दर होती है वह भी अधिक तेजी से होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विसरण का महत्व। अब ये जो विसरण की क्रिया होती है इसके क्या क्या महत्व देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो विसरण का महत्व देखने को मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसके अंदर विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि ये पत्ती हो गई और पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या होता है, CO2 होती है, वो पत्तियों के द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर भोजन का निर्माण करने के दौरान O2 का निर्माण होता है जिसे वह मुक्त करती है। तो जो CO2 पे लेने की क्रिया है या फिर ऑक्सीजन को जो त्यागने की क्रिया है, यह किसके द्वारा नियंत्रित होती है, विसरण के द्वारा दरअसल नियंत्रण होती है। जब पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है तो वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। उसी प्रकार से जब पत्ती के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये वायुमंडल के अंदर क्या कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर भी विसरण क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो सेकंड इसका महत्व आ रहा है वो है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद में आ रहा है श्वसन की क्रिया। अब श्वसन की जो क्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीजन को तो ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है या फिर बाहर निकाला जाता है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है वह भी विसरण के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। पत्ती के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है वो पत्ती के अंदर प्रवेश करती है और जब पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो पत्ती के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रकार से सांद्रताओं का एक समन्वय बनाया जाता है जिसके अंदर सांद्रता बढ़ते ही
गैस अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान की तरफ क्या करती है, गति करती है। इसके अलावा जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण महत्व आ रहा है वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपको पता होनी चाहिए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है कि जैसे कोई पत्ती होती है तो पत्ती की सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्रों के द्वारा जो जल होता है वो वातावरण के अंदर लगातार क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, त्यागा जाता है। और पत्तियों के द्वारा या रंध्रों के द्वारा इस जल वाष्प को वातावरण में त्यागना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 11th के अंदर हमने एक प्रैक्टिकल किया था, हालांकि वो प्रैक्टिकल का हिस्सा तो नहीं था आपका। 11th के अंदर जो प्रैक्टिकल किया था उसके अंदर एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी। उस स्लाइड के अंदर मैंने आपको पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले रंध्र किस प्रकार के होते वो संरचना मैंने आपको बताई थी। जो पिक्चर आपके सामने अभी आ रही है वो डाउनलोड की हुई नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल के दौरान जब हमने रंध्र की संरचना देखी थी, यह वही रंध्र की संरचना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो भी विसरण के ऊपर ही आधारित होती है। क्यों? क्योंकि पत्तियों के अंदर जब जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जल की सांद्रता बढ़ गई और वातावरण के अंदर जल की क्या हो गई, कमी हो जाती है, तो पत्तियों के द्वारा इस जल को क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से विसरण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है उसका नाम है पारगम्यता। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसका नाम है पारगम्यता। समझते हैं कि पारगम्यता क्या होती है। आपने देखा है कि पदार्थों का परिवहन जब कोशिकाओं में होता है, तो जब पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जाता है तो उस पदार्थ को अंदर पहुंचाना या उस पदार्थ को बाहर निकालना ये एक विशेष झिल्ली के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। और इसे ही हम झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। मतलब जो कोशिकाएं होती है, मान लीजिए एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये, ठीक है, और इन कोशिकाओं में पदार्थों का क्या होना है, परिवहन होना है। यानी एक पदार्थ अंदर आएगा, दूसरा पदार्थ बाहर जा रहा है, तो पदार्थों का जो परिवहन होता है एक विशिष्ट प्रकार की झिल्लियों के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और इससे ही हम झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां कई प्रकार की देखने को मिलती हैं। सबसे पहली पारगम्यता के आधार पर जो झिल्ली आती है उसका नाम है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली दरअसल ऐसी झिल्ली होती है, पारगम्य झिल्ली दरअसल ऐसी झिल्ली होती है जिसके द्वारा विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक इन दोनों के ही अणुओं का आदान प्रदान आसानी से किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो। कॉमन परिभाषा याद रखें। विलायक हम किसे कह रहे हैं, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलेय है। जैसे किसी गिलास के अंदर मैंने पानी लिया और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने शक्कर डाल दी और उसको घोल दिया, तो अब इसके अंदर उपस्थित जो शक्कर होगी उसकी मात्रा तो कम है, तो शक्कर क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो पारगम्य झिल्ली होती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको विलायक के रूप में याद रखना है केवल और केवल जल को। आप जल याद रखें बस। तो पारगम्य झिल्ली दरअसल ऐसी झिल्ली होती है जो विलेय तथा विलायक यानी जल और जल में घुलनशील, जो किसी प्रकार के कोई भी पदार्थ अगर जल में घुला हुआ है तो उसको आवागमन में क्या करती है, सहायता करती है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है, जिसके अंदर से विलायक और विलेय दोनों ही आ जा सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है कोशिका भित्ति। पारगम्य झिल्ली का जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है
कोशिका भित्ति। दूसरी जो झिल्ली है उसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली से मतलब ऐसी झिल्ली से है जो केवल विलायक के अणुओं को तो आने जाने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को नहीं आने देती। यानी केवल जल का आदान प्रदान करने में तो सहायक है, लेकिन उसमें घुलनशील पदार्थों के आवागमन पे वो क्या करती है, रोक लगा देती है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल जो अंडे की झिल्ली होती है, इसका कॉमन एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलती है, जो केवल विलायक के अणुओं को आने जाने देती है और विलय के अणुओं को क्या कर देती है, रोक देती है। तीसरी जो झिल्ली आ रही है उसका नाम है चयनात्मक झिल्ली। तीसरी जो झिल्ली है उसका नाम है चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्लियां इस प्रकार की झिल्लियां होती हैं जो विलायक के अणुओं को तो आने देती है, आने जाने देती है आसानी से, इसके साथ कुछ चुने हुए विलय के अणुओं को आने जाने भी देती है। तो इस प्रकार की जो झिल्ली होती है उसे हम चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और इसका जो कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है टोनोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, अब कोशिका झिल्ली तो आपको पता ही है, कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये टोनोप्लास्ट क्या है? दरअसल आपने कोशिका की संरचना पढ़ी है। कोशिका की संरचना के अंदर, बीच के अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, कोशिकांग पाया जाता है, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। और इस रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है या झिल्ली का जो आवरण पाया जाता है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये जो दोनों झिल्लियां हैं अर्थात टोनोप्लास्ट तथा कोशिका झिल्ली, ये किसका उदाहरण है, चयनात्मक झिल्ली का उदाहरण है। अंतिम जो झिल्ली का प्रकार आ रहा है उसका नाम है अपारगम्य झिल्ली। अंतिम झिल्ली का जो प्रकार आ रहा है उसका नाम है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अपारगम्य, ना ये विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है और ना ही विलय के अणुओं को आर पार जाने देती। तो ऐसी झिल्ली जो ना विलायक के अणुओं और ना ही विलय के अणुओं को अपने में से गुजरने देती है, तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उपत्वचा होती है। 11th के अंदर सेक्शन कटिंग की थी, तने की थी, चाहे एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री, उनके अंदर जो सबसे बाहरी एक आवरण पाया जाता है, ये थोड़ा सा मोटा एक आवरण पाया जाता है इस प्रकार का, ऊपर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ, इसे ही हम दरअसल क्या कहते हैं, उपत्वचा कहते हैं। और उपत्वचा की प्रकृति, अगर बड़ा आवरण, जितना बड़ा यह आवरण होगा उतना ही यह विलायक तथा विलय के अणुओं को आवागमन में क्या करता है, रोक लगा देता है। इस प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पारगम्यता के आधार पे जो झिल्लियां थी वो 4 प्रकार की थी। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे वो मैंने आपके ऑलरेडी ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।